Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. The topic which is under discussion today is World War I, which is also known as Global War and Great War. But before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon also so that you may get notifications about the new videos timely. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड वॉर वन। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन किन किन कंट्रीज़ के दरमियान में लड़ी गई थी, कब स्टार्ट हुई है वॉर, कब एंड हुई है वॉर, इस वॉर के कॉजेज़ क्या थे और इसकी मेन रीजंस क्या थी और किस कंट्री को एंड पर इसका ज़िम्मेदार ठहराया गया और इसके इम्पैक्ट्स क्या थे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन जो है ये 1914 से स्टार्ट हुई थी और 1918 में ख़त्म हो गई थी और इस वॉर को ग्लोबल वॉर या फिर ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। अब देखते हैं इस वॉर के बेलिगरेंट्स के बारे में। बेलिगरेंट्स क्या है कि ये वॉर किन दो ग्रुप्स के दरमियान लड़ी गई थी या किन कंट्रीज़ के दरमियान लड़ी गई थी। तो दो साइड्स जो हैं वो है, एक अलाइड पावर्स है, दूसरा सेंट्रल पावर्स है। अलाइड पावर्स कौन कौन सी थी? रशिया, फ्रांस, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन एंड जापान। और दूसरी साइड कौन सी थी? जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर जो कि आज टर्की है, और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। इन दो साइड्स के दरमियान वर्ल्ड वॉर वन जो है वो हुई थी। लेकिन क्यों हुई थी, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, ये अब हम देखते हैं। वर्ल्ड वॉर वन के दरअसल जो रीज़न्स हैं वो बेसिकली 4 रीज़न्स हैं जो मेन रीज़न्स हैं इसकी। सबसे पहले तो आ जाते हैं मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म क्या होता है कि जब कंट्रीज़ जो हैं वो वेपन्स कलेक्ट करती हैं। किस लिए कलेक्ट करती हैं? वो चाहती हैं हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अपनी न्यूक्लियर पावर जो है उसको एनहेंस करती हैं, बढ़ाती हैं। क्यों? सिक्योरिटी के लिए रीजनल सिक्योरिटी के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पावर के लिए, अपने असर और रसूख को बरकरार रखने के लिए वो क्या करते हैं? वो वेपन्स इकट्ठे करते हैं। उसके बाद एक तो ये रीज़न थी वॉर की। ये अब हम ये रीज़न क्यों थी इसकी वॉर में, इन रीजन्स ने क्या अपना रोल जो है, इन कॉजेज़ का क्या रोल था, ये अब हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। सेकेंड कॉज क्या है? अलायंस सिस्टम। अलायंस सिस्टम क्या है? जिसमें कंट्रीज़ आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे के अलाइज बन जाते हैं, जिससे फिर वो मिलकर दूसरी कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ सीक्रेट ट्रीटीज़ भी करते हैं, मुआहदे करते हैं आपस में। जब वो कंट्रीज़ आपस में मिल जाती हैं फिर दूसरी तरफ दूसरी कंट्रीज़ भी आपस में मिल जाती हैं तो वो ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे अलाइड पावर्स भी थी और सेंट्रल पावर्स भी थी। इसकी 2 और एग्जांपल्स हमारे पास हैं। 1882 में ट्रिपल अलायंस बनी थी जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल थी? जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। उसके बाद 1907 में ट्रिपल एंतांते बना था जिसके कौन कौन से मेंबर्स थे? फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। अब इन अलायंस के बनाने का मकसद क्या था? इन अलायंस के बनाने का मकसद ये था कि जब इन कंट्रीज़ में से किसी एक पर भी कोई आफत आती है या कोई भी कंट्री इनमें से किसी एक पर अटैक करती है तो ये सब आपस में मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक है, ये था अलायंस सिस्टम। और वर्ल्ड वॉर वन की एक रीज़न बहुत बड़ी ये भी है अलायंस सिस्टम कि लड़ाई एक्चुअली हो सकता है कि 2 कंट्रीज़ के दरमियान हो, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ बीच में इंटरवेन करती हैं उसकी वो अलायंस सिस्टम जो उसकी रीज़न होती है उसकी वजह से एक लड़ाई जो एक झगड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद थर्ड रीज़न क्या है? इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म क्या होता है? इम्पेरियलिज्म वो होता है जब एक कंट्री जो है वो पावर गेन करने के लिए, पावर के लिए अपनी जो है असर और रसूख को कायम करने के लिए डिफरेंट इलाकों में अपनी कॉलोनीज़ बनाता है। जैसे हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा था। बरसगीर में पहले क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाई और फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी पावर गेन की उसके थ्रू, कॉलोनीज़ बनाने के थ्रू। तो ये क्या होता है? एम्पेरियलिज्म होता है। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ वन रीज़न क्या है इसकी? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? इंटेंस लॉयल्टी, अपनी नेशन के साथ रखना और अपनी नेशन के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जंग लड़ना, इसको कहते हैं नेशनलिज्म।
तो ये तो थी इसके कॉजेज। अब ये कॉजेज हमने देख तो लिया कि ये कॉजेज, इनका मतलब क्या, मिलिट्रिज्म, अलायंस सिस्टम, एम्पेरियलिज्म और नेशनलिज्म, इनके मतलब तो अब हमने देख लिए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किरदार क्या अदा किया है वर्ल्ड वॉर वन में, अब ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट कैसे हुई थी। सबसे पहले ऐसा कौन सा वाक़या हुआ था जिसकी वजह से इसकी बुनियाद पड़ी थी, कहाँ से ऐसी कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिससे वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई थी। तो 28 जून 1914 को क्या हुआ था, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो था, उसका जो होने वाला रूलर था उसको मार दिया गया था। और मारा किसने था, सर्बियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी एक, जिसको कहते हैं ब्लैक हैंड। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ब्लैक हैंड। उसने ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के होने वाले रूलर को कत्ल कर दिया था और सर्बिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था इस कत्ल के लिए। और उसके बाद क्या हुआ था, सर्बिया पर ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर सर्बिया पर अटैक करेंगे तो रशिया सर्बिया का साथ देगा। ठीक है, ये चीज़ जो है ये इनके लिए ठीक नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो था उन्होंने किससे हेल्प ली, जर्मनी से हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प करें। और जर्मनी को ये बात कहा कि हमें अश्योर करें आप इस बात पे कि आप हमारी सपोर्ट करेंगे और हमें सपोर्ट भी करेंगे और इस जंग में या इस अटैक में आप हमारा साथ देंगे, जो हम कहेंगे वो आप करेंगे। इस बात पे अश्योरेंस मांगी थी किसने, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने। किससे, जर्मनी से। और इसके साथ साथ उन्होंने सर्बिया को ये भी कहा था कि आप सरेंडर कर दें, लेकिन सर्बिया ने सरेंडर नहीं किया था। तो यहाँ से इस जंग का आगाज़ हुआ था। और फिर आगे हम दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, क्या जर्मनी ने वॉर की या नहीं की, और आगे कौन कौन सी कंट्रीज़ मज़ीद इस वॉर में उन्होंने इंटरवीन किया, ये शामिल हुई, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर बन गई। अब हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक है, जर्मनी ने जब वॉर डिक्लेयर की तो उसने कौन कौन से फ्रंट पर वॉर डिक्लेयर की, रशिया पर और फ्रांस पर। लेकिन फ्रांस में वो डायरेक्टली नहीं अटैक कर सकता था, इसलिए फ्रांस तक पहुंचने के लिए उसको बेल्जियम से गुजरना था और बेल्जियम को पहले अटैक करना था, उसके बाद वो फ्रांस तक पहुंचता। उसके बाद क्या हुआ कि जब जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर की और रशिया और फ्रांस और बेल्जियम पर जब उसने अटैक किया तो फिर ग्रेट ब्रिटेन ने इंटरवेन किया। उसने भी अंदर जो है अपना हिस्सा डाला। क्या किया उसने जब देखा कि बेल्जियम पर अटैक हुआ है, उसने वहाँ पर इंटरवेन किया और जर्मनी के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिया। क्यों लड़ना शुरू कर दिया, ग्रेट ब्रिटेन ने अंदर ऐसा क्यों किया कि उसने अपनी टांग बीच में डाली, क्यों ऐसा उसने किया, ट्रीटी ऑफ लंदन, ये इसकी रीज़न है। ट्रीटी ऑफ लंदन क्या थी, जो उसने बेल्जियम के साथ ग्रेट ब्रिटेन की ट्रीटी ऑफ लंदन हुई थी, जिसके थ्रू उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जब भी बेल्जियम पर या ग्रेट ब्रिटेन पर कोई दूसरी कंट्री अटैक करेगी तो ये एक दूसरे का साथ देंगे। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ जर्मनी ने लड़ाई शुरू कर दी या जब इन्होंने आपस में एक दूसरे पर अटैक किया तो जापान ने बीच में इंटरवेन कर दिया। जापान भी ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलकर उसने भी जर्मनी पर अटैक किया। क्यों किया, ट्रीटी बिटवीन ब्रिटेन एंड जापान के दरमियान भी ये ट्रीटी हुई थी कि जब इन दोनों में से या ग्रेट ब्रिटेन या जापान में से किसी पर भी कोई दूसरी कंट्री अटैक करेगी तो ये एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये सब आपस में मिल गए, किसके अगेंस्ट, जर्मनी के अगेंस्ट। उसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग आपस में मिले तो इन्होंने अटैक कर दिया ऑटोमन एम्पायर पर। ठीक है, अब हम ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सेंट्रल पावर्स आपस में मिली हुई थी। ठीक है, तो जब रशिया और फ्रांस पर जर्मनी ने रशिया और फ्रांस पर उस साइड से अटैक हुआ तो फिर ये सारे भी रशिया और फ्रांस के साथ मिल गए। जैसे कि यहाँ देखा, ग्रेट ब्रिटेन और जापान साथ मिल गए। ठीक है, इन्होंने साथ मिलकर फिर क्या किया, अभी तक यूएस इस वॉर में नहीं आया था, इन्होंने साथ मिलकर क्या किया, ऑटोमन एम्पायर पर अटैक कर दिया। ठीक है, हो गया दूसरी साइड पर अटैक। ऑटोमन एम्पायर ने भी उल्टा क्या किया, रशिया पर फिर दोबारा अटैक किया।
और ये अटैक जो था, ये जो लड़ाई थी, ये एक किस्म की नेवल वॉर बन गई थी। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे की शिप्स के ऊपर, एक दूसरे की जो सबमरीन्स हैं उनके ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी ने प्रोवाइड की अपनी सबमरीन्स ऑटोमन एम्पायर को। जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर ये एक ही साइड पर थे, तो इन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जर्मनी ने एक गलती की। जर्मनी ने गलती ये की कि जब ये नेवल वॉर एक तरह की स्टार्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पर जर्मनी ने यूएस की शिप्स पर भी बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसे पता था कि यूएस भी इस अलायंस का, अलाइड पावर का हिस्सा है। पहले तो यूएस ने ये बात कही थी कि मैं इस वॉर का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन यूएस अपने तमाम के तमाम जितने अलाइज थे या दूसरी तरफ से भी उनको क्या कर रहा था, उनको असला प्रोवाइड कर रहा था, वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, लेकिन खुद इस वॉर में वो नहीं आया। इस वॉर में वो कब आया, जब जर्मनी ने ये गलती की कि उसने इस नेवल वॉर में जो है यूएस की शिप्स पर भी बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी। तब यूएस ने डिक्लेयर कर दी वॉर कि वो भी अपने साथियों के साथ मिलकर जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर पर अटैक करेगा। 1917 में वो इस वॉर में आया था और 1918 में वॉर वैसे ही ख़त्म होगी। एक साल ये इस वॉर में रहा अगेंस्ट जर्मनी। इसने अपने साथियों का साथ दिया, सपोर्ट किया ब्रिटेन को भी, और जर्मनी यहाँ पर क्योस में आ गया। सारा का सारा जो मसला था वो यहाँ पर अब किसे बन गया, जर्मनी को बन गया। जर्मनी को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन जर्मनी को यहाँ पर एक और सुख का सांस कब आया था, जब रशिया में रेवोल्यूशन हुई। रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, रशिया के अपने हालात ख़राब हो गए। तो रशिया ने क्या डिसाइड किया कि वो पीस ट्रीटी साइन कर लेगा, किसके साथ, जर्मनी के साथ, और वॉर से पीछे हट जाएगा। लेकिन रशिया तो वॉर से यहाँ पर पीछे हट गया, लेकिन यूएस पीछे नहीं हटा, फिर उसने माफ़ नहीं किया। यूएस ने कंटिन्यू रखा अटैक करना, और ब्रिटेन के साथ, ग्रेट ब्रिटेन को की जो शिप्स थी वो भेजता रहा, सबमरीन्स भेजता रहा। क्यों भेजता रहा, जर्मनी पर अटैक करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पर जर्मनी पूरे तरीके से हार गया, यहाँ पर टूट गया जर्मनी, तो सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया जर्मनी ने 1918 में। आर्मिस्टिक जो एक एग्रीमेंट है वो साइन किया गया। ये एक पीस ट्रीटी भी थी। 1918 11 नवंबर 1918 में ये साइन हुई थी, और उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 1 के नतीजे में ही ट्रीटी ऑफ वर्सलीज भी साइन हुई थी। अब इन ट्रीटीज़ का मकसद क्या था, इन ट्रीटीज़ के थ्रू दरअसल जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सारी पेनल्टीज़ जो थी वो जर्मनी को उठानी पड़ी। ये बहुत ज़्यादा, ये जो ट्रीटीज़ थी ये जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा हार्श थी, क्योंकि इन ट्रीटीज़ के थ्रू जर्मनी को रेपरेशंस जो थी वो बर्दाश्त करनी थी। जर्मनी पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लग गई थी, टेरिटोरियल भी, मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन भी, कि यहाँ पर ना तो ये अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा सकते हैं, ना तो जर्मनी जो है अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, और जर्मनी का यूरोप का जो मैप था वो भी बदल गया था। जर्मनी के बहुत ज़्यादा इलाके जो थे वो इन्होंने ले लिए थे, आपस में डिवाइड कर लिए थे। तो अब ये तो सारा मसला था कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई क्यों, कैसे कैसे, कौन कौन सी कंट्री ने कब कब इंटरवीन किया, एक दूसरे का साथ दिया, और इसकी मेन रीज़न क्या बनी। अब आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम रीज़न देखें तो वो जो 28 जून 1914 को जो एक आदमी का कत्ल हुआ था, बज़ाहिर तो हमें ये वो रीज़न लगती है, लेकिन ये सिर्फ वही रीज़न नहीं है, क्योंकि वो क्या था, वो तो सर्बिया और ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर की जो लड़ाई थी आपस में। लेकिन क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हो गई, इतने ज़्यादा कंट्रीज़ ने इंटरवीन आपस में कैसे एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। तो उनकी वो जो 4 रीज़न हमने पढ़ी थी, अलायंस सिस्टम था इनका, आपस में एक दूसरे के साथ इन्होंने ट्रीटीज़ की हुई थी, जिसकी वजह से इनका मजबूरी थी कि एक दूसरे का साथ देते, इसीलिए ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, नेशनलिज्म बीच में हम लोगों ने देख लिया, उसके एम्पेरियलिज्म हम लोगों ने उसमें देखा। तो ये थी रीजंस, और जो यूएस यहाँ पर सबको प्रोवाइड कर रहा था असला, तो वो हम लोगों ने मिलिटरिज्म में देख लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली सब की सब जो रीजंस थी ये बनी वर्ल्ड वॉर 1 की। अब हम देखते हैं इसके आफ्टरमैथ्स क्या थे, इसके बाद इम्पैक्ट्स क्या हुए वर्ल्ड वॉर 1 के।
आफ्टरमैथ्स पर आ जाते हैं कि इस वॉर के जो इम्पैक्ट्स थे वर्ल्ड वॉर वन के वो क्या थे और आफ्टरमैथ्स क्या थे, इसके किन किन कंट्रीज़ पर कौन कौन से इम्पैक्ट हुए। आफ्टरमैथ्स ये थे, ये जो हम लोगों ने पहले जर्मनी का देख लिया कि जर्मनी को सबसे पहले नुकसान उठाना पड़ा, सारी पेनल्टीज़ उसके ऊपर आ गई, जर्मनी ने हर चीज़ से तकरीबन उसको हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद बाकी कंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा कर्ज आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि बाकी कंट्रीज़ ने वेपन्स लिए थे, किससे? यूएस से लिए थे, उन पर बहुत ज़्यादा कर्ज आ गया था। जाहिर है वर्ल्ड वॉर वन है, इतनी बड़ी जंग थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी उठाने पड़े। यूएस की इकॉनमी जो थी वो ज़्यादा हो गई। कैसे हो गई यूएस की इकॉनमी इतनी अच्छी? क्योंकि वॉर के दरमियान में यूएस जो था वो बाकी कंट्रीज़ को वेपन्स प्रोवाइड करता रहा है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन इतनी बड़ी जंग थी कि इसमें 9 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन के करीब जो थे वो सोल्जर्स मारे गए थे और 5 मिलियन के करीब सिविलियंस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद एक और वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया। ठीक है, ये यूएस का एक मकसद था इस वॉर में आने का कि वो इस वॉर को ख़त्म करेगा और लीग ऑफ नेशंस की फॉर्मेशन करेगा, जिसका मकसद क्या होगा? लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी और इसका मेजर पर्पस क्या था कि नेक्स्ट जो है वो किसी भी डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसको रिजॉल्व कराया जाएगा इस लीग ऑफ नेशन के फोरम के थ्रू, और नेक्स्ट जो है वो वर्ल्ड वॉर वन की तरह कोई और जंग नहीं होगी। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.